सबको नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले 25 साल से मेडिकल एंड स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। इंडिया में हमारे 80 सेंटर्स है, बॉम्बे में 24 सेंटर्स है, अब्रॉड में 9 सेंटर्स है जहाँ पे रिसर्च होता है। मेन सब्जेक्ट हमारा रिसर्च है कॉज ऑफ डिजीज़ एंड सफरिंग, कि हमें बीमारियाँ क्यों होती है और हम लाइफ में सफ़र क्यों करते हैं। जब मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में था 95 से 98, तभी 75 कंसल्टेंट डॉक्टर्स थे जो मरीजों को देखते थे चैरिटेबली, और बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज उसी वक्त मैंने पास किया था और मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी कि इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सब डॉक्टर्स थे। तो एक अच्छा एक ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स का इकट्ठा होना और पेशेंट को ट्रीट करना। और 3 साल में बहुत कुछ सीखा, अस्पताल में मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन उसी 3 साल में मेरा एक माइंड थोड़ा ये अपसेट हो गया कि लिमिटेशंस बहुत है एलोपैथी मेडिकल साइंस में। बिकॉज मैं 1 साल आईसीयू में था, 1 साल में ऑपरेशन थिएटर में था, 1 साल में मेडिसिन वार्ड में था। तो हर जगह मुझे लगता था कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है इस साइंस में। तो सामने मठ था रामकृष्ण का, जहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी की आइडल्स थी, और मैं मेडिटेशंस करता था। तो मैं हमेशा ये उनसे पूछता था कि मुझे कुछ स्वामी जी रास्ता बताओ कि मैं आगे क्या करूं, बिकॉज अब लाइफ का एक पर्सनल पन्ना खुलने वाला था, प्रोफेशनल पन्ना। तो एनी हाउ मैंने फिर मेडिकल प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर ली, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। और बहुत जल्दी फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ मेडिटेशन में जाऊं या हीलिंग में जाऊं। तो मैंने शुरुआत पहले नेचुरोपैथी से की, योगा से की, एक्यूप्रेशर से की, उसके बाद प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग। ऐसे करते करते फिर मैंने अपनी 7 पास्ट लाइफ देख ली, पिछला जन्म देख लिया। लंदन में, पौंडीचेरी में, काठमांडू में, शिरडी में, गोवा में, जयपुर में, उदयपुर में, ऐसे 7 पास्ट लाइफ देख ली। और उसको मैं कंफर्म करने के लिए वो हर जगह पे मैं गया, लंदन में भी गया, गोवा में भी गया। और मुझे जो नाम पता चला, जो मुझे अपना साल पता चले, मैं खुद संत था, साधु था, मेरे आश्रम जो मुझे पता चले, मंदिर में एक बार पुजारी था, गोवा में तो मैं प्रीस्ट था, और लंदन में भी प्रीस्ट था चर्च में। वो सब चीज़ें मुझे एकदम कंफर्म मिले कि रियली ऐसा कुछ पास था मेरा। इट वाज नॉट एन हेलुसिनेशन, ऐसा कुछ इल्यूजन नहीं था। तो तब से मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और मैं टोटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मैं आ गया करके। और धीरे धीरे लोगों की ऑरा चक्रस देखने लगा, लोगों को गाइड करने लगा। और फिर मुझे ऐसे लग रहा कि मैं लोगों की ऑरा देखता हूँ, एनर्जीज देखता हूँ, काश मैं लोगों को दिखा पाता जो मैं देखता हूँ। तो मैं रोज प्रे करता था, और करते करते एक बार मुझे लंदन के साइंटिस्ट मिल गए। उन्होंने कहा कि हमारे पूना में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बड़ा ऑरा रिसर्च सेंटर है। मैं वहाँ पे गया, मैंने बहुत सारे ऑरा के मशीन्स देखे। फिर मैं आगे बढ़ा उस क्षेत्र में, PhD की मैंने। और तब से लेके आज तक मैं हर पेशेंट्स के ऊपर ऑरा रिसर्च करता हूँ। ऑरा से फायदा क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली स्क्रीनिंग, कॉज ऑफ डिजीज पता चलता है कि इसको डायबिटीज क्यों हुआ, उसको ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, उसको कैंसर क्यों हुआ, उसको डिप्रेशन क्यों हुआ। ये सब ऑरा में पता चलता है, जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में नहीं पता चलता। मेडिकल सिस्टम में बीमारियों का निदान होता है, कारणों का निदान नहीं होता, समझ में। और पेशेंट आपके पास एक फेज से आता है कि उसको बीमारी को जड़ मूल से निकालनी है, उसको बीमारी को दबानी नहीं है, समझ में। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगर हम ऑरा इक्विपमेंट को मेडिकल इक्विपमेंट के साथ जोड़ के अगर पेशेंट की हम ट्रीटमेंट करेंगे तो कॉज पे भी काम कर पाएंगे और इफेक्ट पे भी काम कर पाएंगे। तो ये करते करते आज 1200 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मेडिकली एंड स्पिरिचुअली। मैं बड़े बड़े साधु संतों को, रामदेव बाबा के साथ मैंने काम किया, श्री रविशंकर के साथ मैंने काम किया है। ऐसे जितने भी नित्यानंद स्वामी, सूर्य स्वामी, जितने भी इंडिया में बड़े बड़े महात्मा हैं, अभी भी कुंभ के मेले में 6-7 दिन उनके साथ मैंने रिसर्च किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेडिकल पर्सन होने के बावजूद मैं ये सारे स्पिरिचुअल साइंसेस को मैं लॉजिकली लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाया कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, योगा से क्या फ़ायदा होता है। पिछले 4-5 साल से मैं ऋषिकेश में योगा फेस्टिवल्स होते हैं तब वहाँ जाता हूँ, और जितने भी लोग अलग अलग योगा सिखाते हैं, आसन सिखाते हैं, तो उनके ऊपर ऑरा रिसर्च करता हूँ। और मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि आपके कौन से चक्रस खुलते हैं, कौन सी नाड़ियों में डिफरेंस आता है, आपकी चेतना कैसी बढ़ती है, आपके एनर्जी लेवल में क्या ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। तो सही में अच्छा लगता है लोगों को कि चलो, क्योंकि जब तक हमारा लॉजिकल माइंड सेटिस्फाइड नहीं होता,
हम ज्यादा टाइम तक वो प्रैक्टिस नहीं करते, है ना, राइट? क्योंकि हम कोई भी चीज को सुपरस्टिशियसली फॉलो नहीं करना चाहते। आज का तो जनरेशन बिल्कुल नहीं करेगा, अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करता है, गुरुओं को तो दूर की बात है, हमने तो शायद बचपन में कर भी लिया था, राइट? तो आजकल के बच्चे के ऊपर भी मैंने रिसर्च किया कि आजकल के बच्चे इतने हाइपर क्यों हैं, बिकॉज ये लोग इंडिगो चाइल्ड हैं, इन लोगों की चेतना ऊपर तक आई हुई है, ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आए, ये बड़े बड़े काम करने के लिए आए, हम उन्हें छोटे छोटे कामों में उलझाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये करने वाले हैं नहीं है। तो ये जो एक इवोल्यूशनरी चेंज आया है, सोल इवोल्यूशनरी चेंज आया है, ये सोल बहुत अपलिफ्टेड सोल है। हम तो ये उम्र में मोबाइल हाथ में लेके बैठे हैं, बच्चे तो बचपन से ही लेके बैठे हैं, है ना, 2-3 साल की उम्र से ही वो लोग मोबाइल हैंडल कर रहे हैं। मतलब उनका माइंड कितना हाइपर एक्टिव है, उनके न्यूरो ट्रांसमिशंस कितने फास्ट है, उनके सिग्नल्स कितने फास्ट कंडक्ट करते हैं, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उनके अंदर ना रिलीजियस एथिक्स है ना स्पिरिचुअल एथिक्स है, तो कभी कभी भटक जाते हैं वो एडिक्शंस में, संगतों में, है ना, तो उनकी सारी टैलेंट खत्म हो जाती है। और हम सोचते हैं यार बच्चों का क्या करें, बिकॉज इतने हाई एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे एजुकेशन में योगा और मेडिटेशन को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों को फ्यूचर में अच्छा रहेगा। जैसे मेरे बच्चे बचपन से मुझे मेरे वाइफ को देख रहे हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो रिट्रीट्स कर रहे हैं, वो मतलब हिमालयस पे जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार डेवलप्ड हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हमें पहले थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है एज अ पेरेंट्स, बिकॉज हम उनको डोमिनेट नहीं कर सकते, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख के उनके साथ उनके ऑरा में हम आ सकते हैं और फिर वो हमारे ऑरा में आएंगे। आपका ऑरा मैच होना चाहिए। जब तक आपका ऑरा में कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है, एनर्जी में कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है, आपका मिसमैचिंग होते रहेगा, फ्रिक्शन होते रहेगा। इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऑरा मैचिंग होनी चाहिए। हम कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो डिवोर्स तक चला गया। क्यों? क्योंकि ऑरा मैच नहीं हुआ। तो किसी भी इंसान के साथ अगर हमें ज्यादा समय रहना है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है या रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑरा में पहले हमें उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अगर उसका ग्रीन कलर का ऑरा है, आपका ब्लू कलर का ऑरा है, भले दोनों पॉजिटिव कलर है, लेकिन तो भी आपका मैचिंग नहीं होगा। वो लॉजिकल ज्यादा है, आप हीलर अच्छे हो, आप दिल के अच्छे हो, तो मैच होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं कैसा है, हमें थोड़ा मेडिटेशन करके अपना इंट्यूशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपना साइकिक पावर बढ़ाना पड़ेगा, तब हमें पता चले कि उसका ऑरा क्या है, व्हाट डज द एनर्जी स्पीक्स। क्योंकि थॉट इज इलेक्ट्रिकल, इमोशन इज मैग्नेटिकल। समझ में? तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इमिट करते हैं उसको हम ऑरा कहते हैं, जिसको मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, राइट? तो वो हर इंसान को बढ़ानी जरूरी है, राइट? अब हमारे पास 4 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, 4 रास्ते हैं। इस लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग की बातें करते हैं। समझ में कि अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि ये जितने भी ऑथर्स हैं, जिन्होंने भी ये किताब लिखी है, कुछ तो उनकी चेतना का अनुभव होगा, और आपकी चेतना जब उनके साथ ट्यूनिंग में मिलती है तब आप उनकी किताब पिकअप करते हो। ऐसे ही तो सब किताबें नहीं पढ़ते हो आप। तो ये भी आपका और ऑथर का ऑरा में कुछ मैच होता रहेगा तब आप पढ़ते हो ना, अदरवाइज आप क्यों पढ़ोगे? है ना, राइट? कुछ लोग फिक्शंस की पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स की पढ़ते हैं, कुछ लोग धर्म की किताबें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? मतलब कुछ तो आपका ज्ञान अधूरा है और आपको वो कोई गुरु, मास्टर, कोई ऑथर, उसकी एनर्जी आपको खींच लेती है, अट्रैक्ट करती है, और आप एक कदम डिजिटली आगे जाते हो। लेकिन क्या होता है, सिर्फ नॉलेज लेना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको अप्लाई करने के लिए हमें अपने एटीट्यूड चेंज करने पड़ते हैं, हमें हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, हमें ऑरा अपना चेंज करना पड़ता है, तब जाके उस ज्ञान का कोई फायदा होगा। नहीं तो क्या फायदा? ज्यादा नॉलेज लेने के बाद अगर उसको अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? ईगो आ जाएगा। काफी लोग हैं ना दुनिया में कि अब इतनी किताबें पढ़ ली, ये किया, लेकिन अप्लाई कहाँ किया? आज व्हाट्सएप पे भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो तो वेस्ट ही है आपके लिए, है ना, राइट? तो अभी ये जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है,
वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि ये जनरेशन ज्ञान के मार्ग पे आ गया है, राइट। कहीं ना कहीं ध्यान का मार्ग भी कम होते जा रहा है, बिकॉज लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 60,000 थॉट्स आ रहे हैं, 90% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, 54,000 नेगेटिव थॉट्स हैं, तो मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है, राइट। हम इतने लॉजिकल और इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि प्रेम का मार्ग भी हमसे दूर रह गया, राइट। तो ये अब हीलिंग मॉडलिटी जो आई है पिछले 22 साल में, प्राणिक हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, ये हमारा प्रेम का मार्ग है कि एक दूसरे को हम हील करके हमारा प्रेम बढ़ाए, स्नेह बढ़ाए, राइट, लव कंपैशन बढ़ाए। क्योंकि जब तक प्रेम का मार्ग को अपनाएंगे नहीं तो आप लोग के रिलेशनशिप सुधरेंगे नहीं। ये तो फिर एक मैकेनिकल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे आपके, राइट। क्योंकि आजकल यहाँ तो मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भोपाल में, लेकिन हम बॉम्बे की लाइफ देखते हैं, मैं बॉर्न एंड बॉटम बॉम्बे का हूँ, कि पूरी मैकेनिकल लाइफ है। बस सुबह निकलना, ट्रेन में जाना, जॉब पे जाना, रात को आना, सोना, फिर खाना खा के फिर अर्ली मॉर्निंग, फिर सुबह दूसरे दिन यही रूटीन। कोई लाइफ में है ही नहीं, चाम ही नहीं है ना। मशीन के जैसे हम लोग वहां पे रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी ऐसे लग रहा था एज अ डॉक्टर कि ये क्या है करके, सुबह जाओ क्लिनिक पे, रात तक पेशेंट देखो, फिर इमरजेंसी में बुलाते हैं। इट वॉज अ मैकेनिकल लाइफ। जो डेटाबेस अंदर डाला था, नॉलेज कम से कम 17-18 सब्जेक्ट्स जो हमारे 5.5 साल में होते हैं, बस उसी को अंदर डाला, उसी को हम इमिट करते हैं। और एमआर आते हैं हमारी क्लिनिक पे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो दवाई बताते हैं, अब ये नई एंटीबायोटिक आई, नया पेन किलर आया है, बस उसी को आप प्रिस्क्राइब करते हैं। इट वॉज अ मैकेनिकल लाइफ। कुछ रिसर्च नहीं था, कुछ इंटेलिजेंस ही अंदर से बाहर नहीं आ रही थी, बस जो सीखा, डिग्री ली, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट। तो इसी चक्कर में मैंने वो फील्ड छोड़ी, ये फील्ड में आया। इसमें नया सीखने को मिला, समझने को मिला। मेरा ऑरा दिन ब दिन चेंज होते गया, अलग अलग कलर का ऑरा क्रिएट होते गया, अलग अलग चक्रस मेरे एक्टिवेट होने लगे, समझ में आ रहा है। तो इस दरमियान मैंने 125 थेरेपियां सीखी है 23 साल के अंदर। मैग्नेट थेरेपी, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कलर थेरेपी, ऐसे बहुत सी थेरेपीज मैंने सीखी, मैंने प्रैक्टिस की और मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो आप सोचो, ये चॉइस है कि नहीं खुद की, कि एक लाइफ में एक ही चीज सीख के करो या एक लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख के करो? डोंट यू थिंक? राइट और रॉन्ग? चॉइस है ये हमारी। किसी ने जबरदस्ती मुझसे करवाया नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो मुझे समझ में आया कि ये मेरी चॉइस थी कि एक लाइफ में तो मैं सारे नॉलेज को इंटीग्रेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, राइट। तो यही होता है कि आपने भी जो कुछ पास्ट में किया है, उस पैटर्न को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपकी लाइफ तो वैसे ही चलती रहेगी। वापस चले जाओगे, वापस आओगे, क्या फायदा? कहीं ना कहीं आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना होगा कि नहीं, और वो टूटेगा कैसे? यू हैव टू गो टू अनकंफर्टेबल प्लेसेस, यू हैव टू मीट अनकंफर्टेबल पीपल। जिनके साथ बनती नहीं उनके साथ ज्यादा रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? टूटोगे ना, और ज्यादा टूटोगे। हस्बैंड वाइफ ज्यादा एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते तो डिवोर्स तक चले जाते। लेकिन डिवोर्स के बाद भी क्या होता है? लेसन्स तो अधूरा ही रह गया, सिर्फ पेपर पे ही डिवोर्स हुआ ना, कर्मा तो वैसे ही रह गया उनका। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू कैन नॉट अवॉइड एनीथिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। दिस इज द मेन थिंग। और जब आप एक्सेप्ट करते हो, मतलब आपने उसकी ऑरा को, उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट किया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डिफरेंट। समझ में कि नहीं? जैसे यहां पे भी अलग अलग ऑथर एक साथ बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं कि नहीं? कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो एक इंसान के अंदर 1000 किताब का ज्ञान है, 1000 बुक्स का नॉलेज होता है। तो वो अगर टाइम के हिसाब से बाहर आता है तो वो इवॉल्व होने में मदद करता है। लेकिन अगर एक ही कंटेंट को बाहर निकालोगे तो इवोल्यूशन नहीं होता। समझ में ना? तो ये जनरेशन जो बच्चों का आज आया ना, ये रिवॉल्यूशनरी जनरेशन है, ये रिवॉल्यूशनरी है। ये शिवा फ्रीक्वेंसी वाले बच्चे हैं जो खुद को भी तोड़ते हैं, माँ बाप को भी तोड़ते हैं, सोसाइटी के रीति रिवाज, नियम, तौर तरीके, हर चीज को तोड़ते हैं। दे डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड द ओल्ड पैटर्न्स। है ना? राइट? समझ में कि नहीं? लेकिन हमें कंफर्ट जोन टूटना अच्छा नहीं, क्योंकि आप इतने साल से वो चला रहे ना, प्रथा चला रहे, सोशल कस्टम्स, कल्चर्स, ये सब चला रहे हो। आपको पसंद नहीं आता कि कोई आपकी कस्टम्स को तोड़े, कोई आपके कल्चर को तोड़े, आपको कोई आपके कोई कंफर्ट जोन को तोड़े। पसंद है?
नहीं पसंद है। अगर डॉक्टर इंजेक्शन देता है या कहीं छोटा सा कट भी करता है, आपको पसंद नहीं आता। तो कोई इंसान अगर आपके दिल को तोड़े या आपके दिमाग के पैटर्न को तोड़े, आपको कैसे पसंद आएगा? राइट? तो हम डॉक्टर भी क्या करते हैं कि कट करने के पहले क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं। राइट? तो आपको भी क्या करना होगा, आपके जो भी गुरु है, जो भी गॉड है, जो भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हो, उसको इन्वोक करना होगा और फिर अपनी लाइफ जीनी होगी। बिकॉज बहुत टूटने वाले हो आप। आपकी मेमोरीज जो सोमेटिक मेमोरीज है, क्वांटम फिजिक्स पे मैंने बहुत रिसर्च किया है कि हमारी बॉडी में सारी मेमोरीज है, पास्ट की भी है, प्रेजेंट की भी है। उस मेमोरी को पीरियडिकली टूटना ही पड़ेगा, नहीं तो रीजनरेटिव चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं तो डीजनरेटिव ज्यादा हो जाएगा। फिर ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड, स्टोन, ये सब बन के आप बीमारी से परेशान रहोगे। सर्जरी से वो स्टोन निकाल दिया जाएगा, फाइब्रॉइड निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाकी के सेल्स में तो वही मेमोरी है अभी भी। फिर से गांठ बन जाएगी, फिर से पथरी बन जाएगी, फिर से पाइल्स हो जाएगा। राइट? सो कहीं ना कहीं ये मत सोचो बस ये मेरा पार्ट खराब है, इसको निकालना है, या इसको एंटीबायोटिक देके या इसको मेडिसिन देके ठीक करना है। ये कोई इफेक्ट निकल के आप ठीक नहीं होने वाले हो। आपके अंदर जो भी है वो इमोशनल पैकेजेस है, जो ट्रॉमास है, जो गलत एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हुए हैं, किसी ने फंसाया है, किसी ने चीट किया है, जो भी है, उसको आपको धीरे 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 हील करना होगा, उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके वो डिसॉल्व होगा। राइट? कभी खाने में नमक के टुकड़े आते हैं तो आपको पसंद आता है? नहीं आते, लेकिन वो नमक घुल मिल गया तो पसंद आएगा। ये डिफरेंस है कि नहीं? तो इसी तरह से आपके इश्यूज को ना, उसको इकट्ठा करके मत रखो, इसको डिसॉल्व होने दो। और वो डिसॉल्व कैसे होगा? मैंने आपको बताया 4 मार्ग है। धर्म का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, प्रेम मार्ग है ना? तो वो कर सकते हो, क्योंकि वो अपनाने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी एक्सेप्टेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो कहीं आपको योगा सीखना होगा, कहीं पे आपको मेडिटेशन सीखना होगा। और हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उस नाड़ियों को खोलने के लिए अलग अलग आसन्स लगेंगे, ध्यान लगेंगे, हीलिंग लगेगी, मंत्र लगेंगे। कुछ गायत्री मंत्र से खुलेंगे, कोई ओम नमः शिवाय से खुलेंगे, कोई बाइबल पढ़ के खुलेंगे, कोई कुरान पढ़ के खुलेंगे। समझ में कि नहीं? कुछ एक्यूप्रेशर से खुलेंगे, कोई एक्यूपंक्चर से खुलेंगे। यू नेवर नो कि ये 72,000 नाड़ियां जो आपके अंदर है वो किस चीज से खुलेगी। राइट? मैंने बहुत रिसर्च किया ये सारी चीजों के ऊपर कि हमें किसी भी तरह से स्टैग्नेंट नहीं होना है, कहीं अटकना नहीं है। लाइफ को एक फ्लो के जैसे, जैसे गंगा माँ कैसे फ्लो होती तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं? लेकिन यही पानी कहीं स्टैग्नेंट होगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा। हमारी 95% पॉपुलेशन है ना, सड़ गई है। हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सड़ा हुआ है। राइट? क्योंकि हम चेंज ही नहीं कर रहे अपने आप को, उसी तरह से लाइफ जी रहे, कोई फर्क नहीं है हमारा। 10 साल पीछे जाओ, 20 साल पीछे जाओ, वही तो खाते रहे थे, वही तो पहनते रहे थे, और क्या कर रहे थे? Where is new thing in your life? Tell me. There is nothing new. वही तो रूटीन चल रही है आपकी लाइफ में। राइट? मैं इतने 365 डिग्री डेज ट्रैवलिंग करता हूँ, इतने जगहों पे जाता हूँ, नए लोगों को मिलता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, एक्सपीरियंस लेता हूँ। तो ये मेरे लिए लर्निंग है। अर्निंग इज नॉट एवरीथिंग, लर्निंग इज एवरीथिंग। Am I right? And learning of a knowledge, learning of a experience, both are important. सिर्फ लर्निंग नॉलेज इज नॉट इनफ, कहीं अनुभव तो लेना होगा कि नहीं? ये बड़े बड़े ऑथर ने जिन्होंने किताब लिखी है, सोचो उन्होंने कितना अनुभव लिया होगा, तब जाके हिम्मत किया ना किताब लिखने का। आज मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया, लेकिन आज भी मैंने एक भी किताब नहीं लिखी। लोग मुझे पूछते हैं सर आप बुक्स क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा यार मेरी हिम्मत ही नहीं होती। अभी तो मैं 5% नॉलेज भी नहीं लिया मैंने। जब मैं लूंगा ज्यादा तो शायद मैं किताब लिखूंगा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ इन्होंने कितना नॉलेज लिया होगा, जब जाके इनको हिम्मत हुई है किताब लिखने की। आई डोंट हैव दैट, इट विल टेक टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? तो आपसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि अलग अलग जगह पे जाओ, ब्रह्म कुमारी में जाओ, राजयोग सीखो, आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ, सुदर्शन क्रिया सीखो, महाअवतार बाबा जी के पास जाओ, क्रिया योग सीखो, ओशो में जाओ, अलग अलग डायनेमिक मेडिटेशन, चक्र ब्रेथ सीखो। कीप ऑन लर्निंग इट, डोंट कंपेयर द टू गुरुज, डोंट कंपेयर द टू थेरेपीज, है ना? पतंजलि योगा सीखो, हठ योगा सीखो, राइट? गो टू नेचर क्योर, गेट योर पंचकर्मा डन, है ना? या ये सब करो। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में से एक नई एनर्जी जनरेट होगी,
एक नया माइंडसेट क्रिएट होगा एंड देन यू विल स्टार्ट लविंग एवरीवन। अभी कैसे आप कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल हो, कुछ लोगों से तो आप अवॉइड ही करते हो, दूर ही रहते हो, कुछ लोगों को तो आपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करते हो फेसबुक पे। यू आर इनटू दैट कंफर्ट जोन। कुछ लोग तो स्मार्टफोन यूज ही नहीं करते, नहीं नहीं ये सादा मोबाइल ठीक है, मुझे तो इनकमिंग आउटगोइंग ही चाहिए। कीप ऑन यूजिंग दोज थिंग विच आर न्यू इन दिस सोसाइटी, तो आप अपना अपग्रेडेशन करोगे, डोंट अवॉइड इट। उससे क्या हो जाएगा, आप जो एक सोसाइटी एक नई बनी है ना, उस सोसाइटी से आप हट जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? एक मोबाइल भी अगर 3 महीने पुराना हो जाता है ना तो लोग खरीदते नहीं। हम तो कितने पुराने हैं, हमारी क्या वैल्यू है? टेल मी, है ना? सो कुछ ना कुछ नया लर्निंग करो और उसको अप्लाई करो और फिर देखो चेंजेस क्या आते हैं आपके लाइफ में। और जैसे जैसे चेंजेस आएंगे ना, यू विल स्टार्ट इंजॉयिंग इट। अभी आप इंजॉय नहीं कर रहे हो लाइफ को, सिर्फ जी रहे हो, यू आर जस्ट लिविंग इट। फर्क होता है कि नहीं? फर्क होता है ना। एक छोटा बच्चा कैसे एंजॉय करता है, क्योंकि नए नए खिलौनों के साथ खेलता है, नेबर के घर पे चले जाता है, उनका घर का खाना खाता है, अपने घर के खाता है, फिर स्कूल में भेजते हैं, फिर लोगों बच्चों के टिफिन खाता है। हाउ मच इज एंजॉय, कितना जॉयफुल नेचर है उसका, इनर चाइल्ड उसका एक्टिव है। धीरे धीरे हम उसको लॉजिकल माइंड बना देते हैं, उसको कस्टम्स कल्चर सिखा के उसका इनर चाइल्ड खत्म कर देते हैं, तो उसकी मासूमियत खत्म हो गई बच्चे की, राइट? अब उसके दिमाग में हमने क्या डाला, पढ़ो लिखो डिग्री लो, तुम्हें जॉब करना है, अच्छा तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें स्टेटस कमाना है, तो वो अपनी लाइफ से खत्म हो जाता है हमारे। अभी जब स्कूल्स की रीयूनियन होती है तो हमें कैसे लगता है कि बचपन में हम क्या थे और अभी क्या थे। हैव यू नोटिस दैट? अच्छा, हमारा अभी 25 साल बाद रीयूनियन हुआ था तो कितना अजीब लग रहा था कि हम तभी कितने नॉटी थे, कितनी शैतानी थे, और अभी कैसे डिसिप्लिन एकदम टाई बाय सूट बूट पहन के अपना प्रोफाइल पिक्चर बना के स्टेटस बना के बैठे हैं। कहाँ गया वो बचपना? बचपन में ही सब सीखे थे, उसके बाद कुछ सीखे नहीं है, सिर्फ पढ़े हैं। सीखना तो वो लाइफ में था, अलग अलग लगोरी, ये गेम वो गेम, सांप सीढ़ी, व्यापार, कितनी गेम्स हम खेलते थे, आउटडोर इंडोर गेम। अभी तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हम। टेल मी। सो हमारी लाइफ मैस हो चुकी है। हमारा ऑरा है ना, जो अभी मैं आप लोगों का देख रहा हूं, सख्त हो गया है, एकदम कंस्टेंट हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है। कहीं आपकी ऑरा में मुझे कोई डिफरेंट रेनबो कलर्स नहीं दिख रहे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिख रही है आपके ऑरा में, लेकिन वो चाहिए, क्योंकि लाइफ इंद्रधनुष के जैसी है। इट शुड बी वेरिएबल, है ना? वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन, हम बोलते हैं कि नहीं? कुदरत अलग अलग समय पे अलग अलग फल फ्रूट देता है, समझ में है कि नहीं? तो हमारे अंदर से भी वो निसर्ग होना चाहिए, नेचुरली ये सब अलग अलग फ्लेवर्स निकलने चाहिए, तब लाइफ में बहुत मजा आएगा। मैंने जितने भी सब्जेक्ट सीखे हैं, मैंने बहुत काम किया, फिर वो सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे गया, NLP, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फिर उसको मैंने छोड़ दिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे गया। बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एक बार टीचर बनने के बाद ऐसे स्टूडेंट बनना बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं? ईगो आपको बैठने नहीं देगा वहां पे, क्योंकि यार मैं टीचर हूं यार, मास्टर हूं, मेरे खुद के फॉलोअर्स हैं, मैं कहां पे जाऊं, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि कोई एक आश्रम में किसी गुरु के पास है, वो बंदा दूसरे के आश्रम में जाता नहीं है, और अगर जाता है तो उस गुरु को हर्ट हो जाता है, यार तूने मुझे छोड़ के उसके पास कैसे गया। इट शुडंट हैपन, राइट? दे शुड अलाउ यू एंड यू शुड आल्सो गो वेयरएवर यू वांट। हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में है कि नहीं? तो इतना तो हक बनता है कि जहां पे भी हम जाए कुछ सीखें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट इट इज अ रिस्पेक्ट ऑफ योर गुरु कि आपने एक गुरु से सीख के और कोई गुरु के पास गए तो उनको बताया कि देखो मैं ये गुरु का शिष्य हूं, मैं और कुछ लेने, मेरे गुरु ने तुम्हें भेजा, आपके पास भेजा है। इट शुड बी हॉनर टू देम, है ना? जैसे हम ही अपने बच्चे को स्कूल में भेजते, हम ही अपने बच्चे को कॉलेज में भेजते कि नहीं? कि सिर्फ स्कूल तक ही बिठा देते? टेल मी, राइट? सो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, अलग अलग नॉलेज लेना है, बिकॉज हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर आपने कंप्लीट फॉर्म में अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस कर लिया, फिर दूसरी नॉलेज, दूसरा ऑरा, दूसरी अवेयरनेस का एक्सपीरियंस लेना है हमें, फिर वापस और कुछ लेना है, तो आप बहुत जल्दी लाइफ एंड डेथ की साइकिल से बाहर आ जाओगे।
अदरवाइज इतना इजी नहीं है, आपको फ्री विल नहीं है। अगर आज आप चाहोगे भी कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में जन्म नहीं लेना है, यू आर नॉट अलाउड। आर यू अलाउड? आर यू अलाउड? टेल मी, यू आर नॉट अलाउड। ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकते हो? कोई बच्चा बोलेगा मामा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इज ही अलाउड? व्हाई इज नॉट अलाउड? ही इज एनरोल्ड फॉर द होल ईयर, ही इज एनरोल्ड फॉर द होल एजुकेशन। समझ में? आप स्कूल चेंज कर सकते हो, आप पढ़ाई छोड़ नहीं सकते हो, है ना? तो इसी तरह से आज आप घर पे जाके ये सोचो कि मुझे और क्या क्या सीखना है, कौन सी नई किताब पढ़नी है, कौन से नए गुरु के पास जाना है, कौन सी नई थेरेपी सीखनी है, कौन सा नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे कैसा चलेगा? लोग घर से बाहर नहीं निकलते, बोलते नहीं नहीं मैं अकेला नहीं जाता हूँ, अकेली नहीं जाती हूँ। डोंट डू दैट। वो फियर निकाल दो, इनसिक्योर पार्ट निकाल दो अपने अंदर। बिकॉज फीमेल्स में मैं ऑरा में देखता हूँ फियर बहुत होता है, ड्राइविंग करने का, ये सब है ना, या इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि हस्बैंड नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे, तो रिमूव दैट। उसने जन्म दिया वो देखेगा, व्हाई आर यू वरीड? है ना? जैसे आपने अपने बच्चे को बर्थ दिया तो आपको पता है 24/7 यू आर गोइंग टू ब्लेस। भले आपका बच्चा अब्रॉड भी चले जाएगा ना, तो भी आप उसके लिए प्रेयर करोगे, करोगे कि नहीं? वो कितना भी नालायक निकले तो भी आप उसके लिए प्रेयर करोगे। मैं चैलेंज देता हूं। तो जब आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, वो थोड़ी ऊपर वाला आपको छोड़ेगा। ट्रस्ट हिम, पूरा फेथ के साथ लाइफ को एक मूवमेंट में रखो, तो देखो लाइफ में कितना मजा आएगा। एवरी मोमेंट यू विल लर्न समथिंग न्यू। थोड़े आपके घर वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज जब आप कुछ नए सीखने जाते हो ना, उनका भी कंफर्ट जोन टूट जाता है कि नहीं? तो हमें आश्रम में नहीं जाने देते, प्रोग्राम्स में जाने नहीं देते, चुप चुप तू यही बैठ, तेरा ये काम है तू वही कर। बट इन फ्यूचर दे विल ब्लेस यू, बिकॉज आपने उनकी भी पैटर्न है तोड़ी। जैसे बच्चे को शुरू में वो रोता है स्कूल में जाने के लिए, लेकिन कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है ना उसका भी, क्योंकि 2.5 साल तक वो आपके साथ रहा। अचानक आप उसको प्ले स्कूल में डाल रहे हो तो बच्चा रोएगा कि नहीं? रोएगा ना बच्चा। लेकिन फिर देखेगा हाँ दूसरे भी बच्चे आते हैं, वो भी खेलते हैं कूदते हैं, फिर वो इंजॉय करेगा। तो कोई भी चीज जब नहीं शुरू करते हैं तो पुरानी चीजें थोड़ी तकलीफ देती है, पुराने लोग तकलीफ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू कम इनटू शिवा फ्रीक्वेंसी, राइट? Vishnu frequency is to sustain your life. It is good when you have to maintain your relationship, when you have to maintain your love, compassion, that is good. लेकिन विष्णु फ्रीक्वेंसी में लर्निंग नहीं कर सकते, यू हैव टू कम टू शिवा फ्रीक्वेंसी। समझ में कि नहीं? ब्रह्मा की फ्रीक्वेंसी में सिर्फ मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है और कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी डिजायर्स है उसको सप्रेस नहीं करना है, इच्छा पूरी करनी है। आपको गाड़ी चाहिए, खुद का घर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, यू मैनिफेस्ट इट, बट डोंट गेट अटैच्ड टू दैट मैनिफेस्टेशन। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी में एक इंसान को जीते आना चाहिए। और जब एक इंसान के अंदर ये तीनों फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता उसको लाइफ में रहने का कोई भी प्रॉब्लम होता है। वो जहां पे भी जाएगा वो एंजॉय करेगा। Am I right? Challenge is to accept, is to know कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या मेंटेन करना है, और क्या मुझे डिमोलिश करना है, मॉडिफाई करना है, राइट? जब जब चीज कहीं बिगड़ती है तो वो टूटती है। आज हम भी बहुत बुरी तरह से अंदर बिगड़ गए हैं। आज हमारा वक्त आया है टूटने का, और जिस दिन आप टूटोगे तो कुछ एक नया बन के बाहर निकलोगे। 4-5 महीने पहले मैं नारगोटा गया था, जम्मू में। वहां पे मैंने आर्मी के दिन 6 दिन मैंने साथ में स्पेंड किए। मैंने उनको क्लियर कट बताया, दुश्मन कहीं नहीं है, सिर्फ आपके मन में है। आपको वो दुश्मन दिखते हैं बॉर्डर पे, उनको आप दुश्मन दिखते हो। आप उनको खत्म करते हो, वो आपको खत्म करते हैं। लेकिन ना आप खत्म होते हो ना दुश्मन खत्म होते हैं, बस हमारी फैमिली खत्म हो जाती है। राइट? सो वेयर इज द एनिमी? इट इज इन द माइंड, राइट? अगर आप प्यार से रहेंगे तो कोई एनिमी है इस दुनिया में? मुझे बताओ, कोई भी नहीं है। हम सब एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअली अगर देखा जाएगा तो। अगर हम किसी को पेन भी देते हैं, डॉक्टर भी अगर किसी को पेन देता है तो कुछ अच्छे के लिए पेन देता है ना। इंजेक्शन देते हैं या सर्जरी करते हैं तो कुछ अच्छे के लिए डॉक्टर करते कि नहीं? तो हमारे फैमिली मेंबर भी, जो भी हस्बैंड वाइफ आए हैं, मदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है, ये हमें बहुत पेन देती है, बहुत तकलीफ देती है कि नहीं? हमारा बॉस हमें तकलीफ देता है, लेकिन जो इंसान पेन देगा ना वही आपको अपलिफ्ट कर सकता है, और हम उस पेन देने वाले से दूर भागते हैं।
में भागते कि नहीं? हम किसके साथ रहते हैं? जो हमें कंफर्ट जोन में रखे, जो सिगरेट पीने देता है, जो दारू पीने देता है, जो छुड़ाने की बात करते हैं ना, मुझसे दूर रहते हैं। Am I right? लेकिन सीखेंगे किससे? जो हमें तोड़ेगा, है ना? बच्चा भी किससे भागता है? जो टीचर होमवर्क ज्यादा देती है, जो स्ट्रिक्ट ज्यादा होती है, जो एग्जाम ज्यादा लेते हैं। बच्चों को वही टीचर पसंद नहीं आती ना। ये बचपन से हमारा पैटर्न रहा है। हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं रहे हैं और यही पैटर्न कंटिन्यूज होती है। फिर एक ओल्ड एज आ जाते हैं तो ओल्ड एज में तो और ज्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बस मेरी चद्दर, मेरा तकिया, मेरा ये, मेरा वो, उससे ही बाहर हम नहीं आते। एवरीथिंग वी वांट एट द सेम प्लेस। ये तूने यहां क्यों रखा? मैं हमेशा इसको यहीं रखता हूं। सी दैट इज द प्रॉब्लम, है ना? राइट? ये तो मेरा पलंग है, ये तो मेरी शॉल है, तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? सी हाउ मच वी आर अटैच्ड टू ऑल द ऑब्जेक्टिव थिंग्स, हाउ मच वी आर अटैच्ड टू अवर ओन माइंडसेट। हम दूसरे को तोड़ सकते हैं लेकिन खुद कभी टूटने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा खुद का एक पर्सपेक्टिव है। तो what does meditation do? What does yoga do? What does healing do? It breaks you to make you something new. तो I request you all your people, जो भी यहाँ पे आए हो, मुझे आपका बैकग्राउंड पता नहीं, लेकिन मैं इतना आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रोज कुछ नया सीखो। अभी तो आप अच्छा क्या है, YouTube पे कितनी चीजें अवेलेबल हैं। मैं जब भी खाली बैठता हूँ, किसी के भी गाइडेड मेडिटेशन खोल देता हूँ, किसी के भी योगा की वीडियोस देखता हूँ, मैं भी आसन ट्राई करता हूँ करने का। राइट? कुछ ना कुछ हम करते हैं। जैसे महिलाएं क्या करते हैं आजकल, यूट्यूब देख के रेसिपीज देखती हैं, कुछ अटेम्प्ट करते हैं नया नया खाना बनाने का। राइट? सो कभी जल जाता है, कभी बिगड़ जाता है, लेकिन कुछ तो सीखने को मिलता है कि नहीं? राइट? और जब तक आपकी लर्निंग चालू है ना, तो सोल की अर्निंग चालू है। और लर्निंग नहीं है ना, तो आपको सब लोग बेकार लगेंगे, क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे हो कुछ नया। Tell me, है ना? हमें बुरे वो लगते हैं, एक्चुअली बुरे हम है क्योंकि हम कुछ सीख नहीं रहे। राइट? सो आई थिंक सो यू शुड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग, एक्सप्लोर योर लाइफ। ये मत सोचो वहां क्यों जाऊं, इससे मुझे क्या। आपका हार्ट क्या कहता है, दिल क्या कहता है? कुछ सीखना है कि नहीं? क्या सीखना है बताओ? सीखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीखने में भी कंडीशन कि नहीं, मैं तो इतना ही पैसा डाल सकती हूँ, मैं तो इतना ही टाइम दे सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगी। सी अगेन दैट इज कंफर्ट जोन। मैंने 44 लाख से ज्यादा रुपीज स्पेंड किए खुद की लर्निंग के लिए। कैन यू इमेजिन? आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। जो कुछ मैं कमाता हूं, मैं कुछ नया नया सीखने में इन्वेस्ट करता हूं। दैट इज माई माइंडसेट। मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई एफडी वफडी मैंने नहीं किया लाइफ में। आई एम जस्ट विथ हिज फेथ कि मुझे पता है कि वो जो भी देगा जबरदस्त देगा। मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से ज्यादा नहीं होता, बट डजंट मैटर। मैं लाखों के करोड़ के इवेंट्स करता हूं बिकॉज आई हैव दैट फेथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ आई एम मेंटेनिंग माई लाइफ। सो आपको भी यही करना होगा। आप जिसको भी मानते हो, जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को मानते हो, 100% फेथ रख के उसके साथ आप लाइफ में मूव करो। खुद के भी कंफर्ट जोन तोड़ो, अपनी जो एक कल्चर, सोसाइटी, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। आपका इंटेंशन क्या है मुझे बोलो? सीखने का ही है ना। तो सीखने के चक्कर में अगर कोई बेचारे को तकलीफ होती है तो होने दो, शुरू में तो होने ही वाली है। आपको भी होगी, उसको भी तकलीफ होगी, बिकॉज आपने उसका टाइम माइनस किया, उसके कंफर्ट जोन को माइनस किया और आप कुछ आगे जा रहे हो, तो तकलीफ होगी कि नहीं? लेकिन हु इज परमानेंट विथ यू? हु इज परमानेंट विथ यू? आपकी खुद की बॉडी रेंटेड है, भाड़े पे ही है ना ये तो शरीर। पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल के दूसरे के शरीर में घुस जाएगी। जब ये शरीर जिसके साथ 60, 70, 80 साल जी रहे वो खुद भाड़े की है, whom you want to be permanent? कौन चाहिए आपको परमानेंट? मुझे ये बताओ। कौन सा हस्बैंड, कौन सी वाइफ? मैं पास्ट लाइफ में जाता हूं, देखता हूं कितने की वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, तो who is the permanent? पेरेंट्स अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। No one is permanent. Then why we are attached to all these worldly things? Keep exploring, नया नया कुछ सीखो और आगे बढ़ो। राइट? पहले तो ऑब्जेक्ट डिटैचमेंट चाहिए, फिर सब्जेक्टिव डिटैचमेंट चाहिए, है ना? तो वो कब होगा? जब आपका माइंड अलग होगा, तब आपका ऑरा अलग होगा, एनर्जी अलग होगी, तभी तो कुछ कर पाओगे कि नहीं? भाई हम गुजराती लोग कहीं पे भी जाते तो गुजराती खाना ही ढूंढते, हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। ऐसा माइंडसेट हमारा होता है। राइट?
हमारे गुजरात की ट्रेनों में भी पेंट्रीज नहीं होती, उनको पता है वो खुद का खाना लेके घूमने वाले। आप कच्छ एक्सप्रेस में जाओ या अहमदाबाद की ट्रेन में जाओ, बड़ौदा की ट्रेन में जाओ, कहीं आपको पेंट्री नहीं मिलेगी। पता है ये तो गुजराती लोग हैं, अपना थेपला खाकड़ा लेके घूमने वाले। कितना कंफर्ट जोन है हमारे रिलीजन में। बट ब्रेक दोज पैटर्न्स, है ना। मैं जब जैन की यात्रा पे गया था आज से 19 साल पहले, तो रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ शिवलिंग के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर है, तो मैं जा रहा था, तो मेरे टूर वाले ने मुझे इतना चिल्लाया, बोलता कैसे जा सकते हो, तुम तो यार महावीर के फॉलोवर्स हो, तुम्हें तो ये मंदिर में जाना नहीं चाहिए। मैंने बोला इसमें क्या फर्क पड़ता है? बोलता नहीं नहीं अलाउड नहीं है। अरे बोला तुम्हें अलाउड नहीं, आई कैन गो एनीवेयर। कितना कंफर्ट जोन है लोगों के अंदर। Am I right? So I think so you should break it and you should make something new of yourself. क्योंकि वही पुरानी लाइफ लेके जियोगे ना, आप सही में कभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस, अस्थमा, इन बीमारों से पीड़ित होके आप चले भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। Your life will be useless. आज हम किनको याद करते हैं? किनको याद करते हैं मुझे बोलो। हम क्यों स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं या क्यों हम परमहंस योगानंद को याद करते हैं? क्योंकि कुछ उन्होंने सिखा के गए हमें, है ना, कुछ अच्छी बातें सिखा के गए। तो आज भी हम उनके नाम के व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। आपको लगता है जिस तरह से आज आप लाइफ जी रहे हो, आपको कोई फ्यूचर में याद करेगा? कोई नहीं करेगा। व्हाट यू हैव डन न्यू? यू हैव नथिंग डन। बस खाए पिए रहे चले गए। डू समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू, टीच समथिंग न्यू, राइट? तब जाके यू विल बी अ मैसेंजर। Am I right? You have to be a messenger. कब तक आप पैसेंजर बन के रहोगे? पैसेंजर की कोई वैल्यू नहीं, भीड़ कितनी है हर जगह। You have to come out from the passenger to messenger, and that is the best thing of the life. Am I right? So I hope you have enjoyed the session. You have learned something new. If any question from any side, you can ask. अगर आपको कुछ पूछना है। No? Yes. जैसे आपने बताया कई लोगों को और आपने दिखा है, हाँ। और क्या नेकेड आई से दिख सकता है? नेकेड आई से भी दिखता है, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उनको दिख जाता है। जैसे आप भी हो, आपने देखा होगा कभी कैंडल को आप कंटिन्यूसली देख रहे हो तो उसके आजू बाजू में एक एनर्जी दिखती है कि नहीं? किसी एक डॉट को आपने कंटिन्यूस देखा, त्राटक किया, तो धीरे धीरे आजू बाजू कुछ दिखता है, आपको दिखता है ना, है ना? तो दैट इज ऑरा, नथिंग न्यू। हमें ये साइंस नहीं पता था कि इसको ऑरा बोलते हैं, लेकिन छाया तो दिखती है। काफी बार नहीं बता रहे मुझे कुछ शैडो दिखा यहाँ से आते वक्त जाते वक्त। क्या इसके फोटोग्राफ हो जाते हैं? हाँ, इसके फोटोग्राफ हो जाते हैं। पहले क्या है ना, क्रिलियम फोटोग्राफी थी, रशियन का एक कैमरा डिजाइन हुआ था, और उसके बाद लंदन के साइंटिस्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया। आजकल काफी कैमरास अवेलेबल है। कैमरास क्या, अभी तो सॉफ्टवेयर ही बन गए हैं, पहले कैमरास थे, अभी तो सॉफ्टवेयर बन गए हैं। तो हम लोग जीडीवी मशीन जर्मनी के यूज करते हैं, ब्राजील का DAS यूज करते हैं, लंदन का BFR यूज करते हैं, PIP यूज करते हैं, अमेरिका का RFI मशीन यूज करते हैं। ऐसे वर्ल्ड ओवर की जितने भी मशीनरीज है हमारे पास है, ऑरा के मशीन, उनको हम यूज कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी टू गाइड अस कि भाई इस इंसान को आगे क्या करना चाहिए, और थेरापेटिक यूज है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। ऑरा से पता चलता है कि बिफोर उसका कैसा था, ड्यूरिंग द थेरेपी कैसा है, और आफ्टर द थेरेपी उसका ऑरा कैसा है। तो समझ में आता है कि थेरेपी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यस सर, एक्चुअली रेकी थेरेपी मैंने सीखी है। हाँ, तो मुझे सर ने सजेस्ट किया कि इसको बंद कर दो, क्योंकि आप जब रेकी करते हो तो जो भी एनर्जीज और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप अपने अंदर ले लेते हो, और उसकी हील करके आपको प्रॉब्लम होने लगती है। राइट, साईं बाबा भी कहा करते थे। हाँ, फकीर बुक में रुद्र ने जो जब रेकी करी हाँ, और जो भी उनकी प्रोसेस थी वो करी, हाँ, तो सारी प्रॉब्लम्स वो उसके अंदर आ गई। तो सर ये हीलिंग करना क्या सही है? अभी आप देखो ना, देखो एक चीज है, अभी आपके जेब में कुछ पैसे हैं और मैंने आपसे कुछ 10 रुपए मांगे, तो उस वक्त तो आपके कम हो ही जाएंगे ना, लेकिन ये परमानेंट कम हुए नहीं, कहीं ना कहीं से तो वापस आ जाएंगे, या मैं आपको वापस दे दूंगा या कोई आपको दे देगा। देयर इज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट इन द यूनिवर्स। कोई चीज कभी जाती नहीं है, वो एनर्जी उस टाइम पे ले जाता है, लेकिन साथ में वो कर्म भी तो हमारा ले गया। तो उसमें क्या बुरा है? मैंने 70,000 लोगों को रेकी सिखाई है और करीबन मैंने 3.5 लाख लोगों को रेकी की है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ मैं रुद्राक्ष या क्रिस्टल्स ये पहन के करता हूं तो आई एम प्रोटेक्टेड, तो मैं उनकी नेगेटिव भी नहीं लेता हूं और कोई मेरी ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं खींच लेता है। So actually I performed that Reiki, हाँ। Pachpadi. So I was actually disturbed
at that particular time. हाँ। So one of my friends suggested that you must stop this practice हाँ। because you're not in the mental state to perform this. नहीं, एक्चुअली सेल्फ हीलिंग अच्छी चाहिए। हम कहते हैं 21 डेज पहले खुद की प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे की हीलिंग करो, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली यू आर सेंडिंग द लव, एंड सेंडिंग अ लव you are never in the minus. You are taking some energy from the universe and you are passing the energy to the universe. आप कहाँ माइनस में जा रहे हो? माइनस में कौन जाता है? जो खुद की शक्तियां किसी को देता है। आपके पास खुद की शक्ति कहाँ है? आप तो एक चैनल हो, आपको किसी ने शक्तिपात किया है तो आप किसी को दे। अभी मैं इसमें से मेरा हॉटस्पॉट चालू करके अगर आपको दे दूंगा नेटवर्क, तो मेरा मोबाइल कौन सा खराब होने वाला है? थोड़ी बैटरी डाउन हो जाएगी जल्दी, तो उसको तो मैं वापस चार्ज कर सकता हूँ। सर जिस जगह पर हम रेकी ले रहे हैं, हाँ। अगर उस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज हैं और हम वो लेके ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आप इन्वोक किसको किए हैं? नेगेटिव एनर्जी तो सब जगह होती है। मैं अस्पताल में जाता हूँ तो कहीं कितने जो डेथ हो जाते हैं उसकी भी तो स्पिरिट्स घूमते रहती है दूसरे पेशेंट के आजू बाजू, लेकिन दूसरे पेशेंट तो नॉर्मल डिस्चार्ज होकर घर पे पहुंच जाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का थियरी सिंपल है कि जिसके साथ कनेक्शन है वही उसको डिस्टर्ब कर सकती है, कोई किसी को नहीं कर सकता। अगर आप डिस्टर्ब हुए मतलब आपका कुछ तो कार्मिक अकाउंट रहेगा, ऐसे कोई नहीं कर सकता। अब मैं कलकत्ता में इतनी बार जाता हूँ और इतने लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक है, ये है, हमें तो कभी अफेक्ट नहीं हुआ। जिसके साथ होगा कार्मिक अकाउंट वो अफेक्ट होगा। सो डोंट वरी, डोंट लिव विद दिस फियर। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एवरीथिंग इज परफेक्टली सेट इन द यूनिवर्स। यू हैव टू चॉइस इट कि भाई मुझे यहाँ पे करना है। किसी के बोलने से करो या किसी के ना बोलने से ना करो, ऐसे लाइफ में कभी मत करो। आपको दिल से क्या लगता है ना? यस, एनीथिंग एल्स? नहीं, एक्चुअली क्या है, बिकॉज आई एम फॉलोअर ऑफ साई बाबा, इसलिए मैंने वो साई नाम रखा है। और उनकी एक करुणा हीलिंग करके थी जो वो उस वक्त छड़ी लेके करते थे, लोगों को हील करते थे। तो उसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया हिमालय पे जाके, जहाँ पे उन्होंने साधना की थी। तो वो मुझे पता चला उनके पास कुछ ऐसे सिंबल्स थे, चिन्ह थे। तो वो चिन्ह सिंबल्स को ड्रॉ करके किसी के सर पे वो उसको चिपटा या कुछ बोलते थे, वो रखते थे और लोग हील हो जाते थे। तो आई ऑल्सो लर्न दैट थेरेपी और फिर मैंने उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। ऐसा है। हाउ टू गेट इट, मतलब जैसे आप बताया कि ये थेरेपी है, ये हीलिंग प्रोसेस है। सपोज या ओरा स्टडी है आपकी, सपोज आई वांट टू हैव सम practice or something I want to learn. Right. Not want to learn something healing type, I need it. Yes. So what is the process for that? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम तो क्या ऑरा फोटो लेते हैं, एक नॉर्मल फोटो लेते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, उसकी पूरी ऑरा की पिक्चर आती है, रिपोर्ट्स आते हैं और हम गाइड करते हैं कि आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको कौन सी हीलिंग सीखनी चाहिए, कौन सा मेडिटेशन सीखना चाहिए या कौन सा योगा या क्या डाइट करना चाहिए। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर टू अस, है कि नहीं? एंड यू शुड मूव अहेड। जैसे एलोपैथी में इतने डिपार्टमेंट है, आपके रिपोर्ट के बाद पता चलता है यूनिक ऑर्थोपेडिक, यूनिक ईएनटी स्पेशलिस्ट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, कोई किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, हर एक जन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए क्या? नहीं, रिग्रेशन तो क्या है, ये एक मेडिटेशन प्रोसेस है या हिप्नोटिक प्रोसेस है। दो प्रोसेस है इसमें। हिप्नोटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हम उसके माइंड को कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर उसका कॉन्शियस माइंड जीरो हो जाता है, हम जो बोलेंगे वैसे करते हैं। मेडिटेटिव वे में क्या होता है कि हम उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं लेकिन उसका माइंड कंट्रोल में, वो चाहे तो बोलेगा, नहीं चाहे तो नहीं भी बोलेगा, है ना? ये दो प्रोसेस होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सारा डेटा तो माइंड में ही है। जैसे मैंने जिसके लिए मैं चाहता हूँ, मैंने फोटोग्राफ उसको प्रेजेंट, हाँ। फोटोग्राफ दिया, हाँ। फिर हम उसका प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस साहब को मिलना है, फोटो क्लिक करके इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे, फिर हम उसका 24 आवर्स में रिपोर्ट आएगा, फिर हम आपको गाइड करेंगे व्हाट यू हैव टू डू। जैसे अभी कल तक हमने 50 लोगों का किया, आज उनका रिपोर्ट सुबह आ गया, हमने सब लोगों को रिपोर्ट एक्सप्लेन किया मॉर्निंग से, अभी तक यही कर रहे थे। और फिर लोगों ने अलग अलग मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह सीखी और कल कुछ लोग और आने वाले हैं सीखने के लिए। ऐसा है। कल कहाँ पर है? सर आपके भी यहाँ पर भी कुछ ऐसा है जहाँ पर हम लोग जा सकते
जा सके ऐसा कुछ? यहाँ पर जैसे आप अव्वल तो में अब कोई चले जाएंगे। नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं और मैंने यही इंटेंशन रखा है, क्योंकि 8 साल से मैं कोशिश कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं इतना बिजी शेड्यूल में आ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी हमारे जो दीपक सर है, इन्होंने कहा कि आई विल हैंडल इट आफ्टर यू गो, तो मैंने कहा ठीक है, इफ समवन इज टेकिंग द कमिटमेंट तो मैं आ सकता हूँ, अदरवाइज सिर्फ एक्टिव करके फिर वो सिस्टम ही काम ना करे तो फायदा क्या है ना। सो मैंने अभी इनको कार में यही रिक्वेस्ट किया कि हमारे जाने के बाद हर 15 दिन में आप ये फ्री सेशन लेते रहना, मेडिटेशन लेते रहना, ताकि लोगों को कंटिन्यूसली फायदा होते जाए। हाँ, क्योंकि सुन के चले जाने नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, इसलिए तो हमने पूरे इंडिया में 80 सेंटर्स डाले हैं। मैं रेगुलर दुबई, अभी 4th को मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, 11th को दुबई जा रहा हूँ, तो मैंने जितने भी सेंटर्स ओपन किया, इट इज माई कमिटमेंट टू कीप देम एक्टिव, है ना, अदरवाइज फायदा क्या है ना। अब यहाँ किताबें हैं, अगर कोई देने वाला ही नहीं है तो ये किताबें क्या करेंगी। क्योंकि सर क्या है, जैसे आप इतना अच्छा बोले, आप इतना जानते हैं, हाँ। आपके चले जाने के बाद फिर वो जो है गैप हो जाता है, तो वो अंदर से जो फीलिंग्स आती है ना, वो सब फिर खत्म नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है आजकल। स्काइप कॉल, वीडियो कॉल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पर सर क्या होता है, जो सामने होता है ना, उससे बहुत इफेक्ट नहीं, वो तो है, वो तो मैं भी मानता हूँ। आप YouTube पे देख सकते हो, मुझे मेरे 650 टॉक्स है ऑलरेडी, मैंने 8,500 टॉक्स दिए हैं, उसमें से मैंने 650 जो मुझे लगे वो मैंने अपलोड करके रखे हैं। तो कभी भी आप डॉक्टर उदेशा टाइप करोगे तो यू विल मीट मी, और उसमें अगर आप सब्सक्राइब करोगे, इट्स अ फ्री सब्सक्रिप्शन, तो वर्ल्ड ओवर में जिधर भी मेरा टॉक होगा वो लाइव अपलोड होगा। जैसा भी ये भी टॉक अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कल तक ये भी अपलोड हो जाएगा, आप वापस सुन सकते हो, किसी को सुना भी सकते हो, इट्स टोटली फ्री। हमारा काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना, इट्स नॉट समथिंग मार्केटिंग, वी आर नॉट नो एनी प्रोडक्ट टू सेल यू, और ये नहीं बोल रहे भी हमारे पास आओ। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि लाइफ में एक कदम आगे जाओ, जहां पे भी हो एक कदम आगे जाओ। अब आप कहाँ पे हो वो मुझे पता नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड इट। तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप हाँ। गाइड कर दें। Yes. Okay, I hope you have enjoyed the session. Thank you very much.